इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट सेक्शन नंबर 37। अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी कोई पर्सन होल्ड करता है या उसका डिपेंडेंट होल्ड करता है तो उसको कैपिटल एसेट क्लासिफाइड किया जाएगा। वो कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं जिनमें पेंटिंग आ जाती है, स्कल्पचर, ड्राइंग या कोई भी वर्क आर्ट, ज्वेलरीज वगैरह, मैन्यूस्क्रिप्ट, बुक या पोस्टेज स्टैम्प वगैरह, कॉइन्स, इनको हम कहते हैं कि ये वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं। अगर कोई इंडिविजुअल इनको हेल्ड करता है या उनका डिपेंडेंट हेल्ड करता है तो ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को मीट कर जाती हैं। इसके अलावा जब हम इनको डिस्पोज आउट करते हैं तो इनसे जो हासिल होने वाला गेन होता है वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। लेकिन अगर आप ये फॉलोइंग एसेट यानी ये फॉलोइंग कैपिटल एसेट को डिस्पोज आउट करते हैं और इनसे गेन आने के बजाय लॉस अराइज हो जाता है तो आप इस लॉस को डिडक्ट नहीं कर सकते इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में से। सेक्शन नंबर 37 का सब सेक्शन 4 और 4A कॉस्ट क्राइटेरिया को डिफ़ाइन करता है कैपिटल एसेट की। इसकी दो सिचुएशंस होती हैं। अगर कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो अदर हेड्स ऑफ इनकम के अंदर डिडक्टेबल है तो आप उसको उस खर्चे को इस कैपिटल एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। इसके अलावा कोई ऐसा एक्सपेंडिचर यानी कोई ऐसा खर्चा जिसको सेक्शन नंबर 21 के अंदर डिसअलाउ कर दिया गया हो तो उस खर्चे को भी आप कैपिटल एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। अदरवाइज़ अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र होता है किसी इंडिविजुअल की तरफ यानी उसको रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है या विरासत में उसके पास आ जाता है या फिर एक फर्म थी जो कि डिज़ोल्व हो चुकी, एक कंपनी थी जो लिक्विडेट हो गई, फिर उसमें एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन हुई। इन सूरतों में अगर किसी एंटिटी के पास कोई एसेट ट्रांसफ़र होकर आता है तो जिस दिन वो ट्रांसफ़र हो रहा है उस दिन उस एसेट की यानी उस कैपिटल एसेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वही उसकी कॉस्ट कंसिडर की जाएगी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से कैपिटल एसेट के गेन को एक इक्वेशन की मदद से समझा जाता है जिसको A-B कहा जाता है। यानी जिसमें A जो होती है वो कंसिडरेशन होती है यानी वो पैसे होते हैं जो आपको मिले हुए होते हैं जब आप उस एसेट को बेच रहे हैं, और B से मुराद उसकी वो कॉस्ट होती है जिस पे आपने उस एसेट को परचेज़ किया हुआ होता है। तो A-B के हिसाब से हम कैपिटल गेन ड्राइव करते हैं। इसके अलावा अगर आपने किसी एसेट को होल्ड किया हो 1 साल से ज़्यादा तो जो भी गेन अराइज होता है उसके 75% को चार्जेबल टू टैक्स बनाया जाता है और उसके 1/4 यानी 25% को एग्जेम फ्रॉम टैक्स कर दिया जाता है। अगरचे अगर आप कैपिटल एसेट को डिस्पोज आउट करें और आपको लॉसेस अराइज हो जाएं तो इस सूरत में ऐसा हो सकता है कि आप इस लॉस को किसी दूसरे कैपिटल एसेट के गेन में से डिडक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं कि अगर आपको इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में किसी कैपिटल एसेट की डिस्पोजिंग पर लॉस अराइज हो रहा हो और आप उस लॉस को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या फिर इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में से माइनस करें। ये अलाउएबल नहीं होता। उसके बाद सेक्शन नंबर 59 जो इम्पैक्ट ऑफ लॉसेस को डिफ़ाइन करता है। यानी इसका मकसद ये होता है कि अगर एक कैपिटल एसेट जिसको डिस्पोज आउट किया गया और लॉसेस अराइज हुए तो आप अगर उसको उस साल कम्प्लीटली सेट ऑफ नहीं कर पाए तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर जाएं अगले 6 सालों तक, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट साल भी आपको लॉसेस अराइज होता है तो उस लॉसेस को भी अगले आने वाले 6 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर दें। लेकिन अगर आने वाले किसी साल में कोई इनकम अराइज हो जाती है तो जो अर्लियर ऑफ लॉस था यानी जो 2 सालों में जो सबसे पहले लॉस अराइज हुआ था आप उसको पहले सेट ऑफ करेंगे, उसके बाद दूसरे साल में होने वाले लॉस को सेट ऑफ करेंगे।